नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक मैसेज करके, ठीक है, और आप किसी स्टेट से हो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतना मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो लक्ष्य बैच है आपका चल रहा है। ठीक है, इसमें लेट मत करो, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो है दोनों मिलती है। जो आपका थ्योरी है ना, जो भी आपके सब्जेक्ट आपके पेपर में आते हैं, जनरल नॉलेज हो गया, लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, या किसी अदर स्टेट की बात करते हैं, किसी भी स्टेट से हो, तो जो भी आपके सिलेबस में आते हैं वो चीज़ें आपको जो है इस वाले बैच में बिल्कुल बिल्कुल थ्योरी के रूप में पढ़ाई जा रही हैं। प्लस आपको इस बैच में, ठीक है, इस बैच में आपको यहाँ पर ये जो ई बुक है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, ये सब कुछ आपको जो है अभी ऑफ़र चल रहा है, अभी ऑफ़र कंटिन्यू रहेगा। मे बी जब तक रहेगा कंटिन्यू, कभी भी आपका ये ऑफ़र एंड हो सकता है। 699 के स्थान पे आपका सिर्फ और सिर्फ 499 में आपका ये ऑफ़र चल रहा है। तो अगर आप लोग इस बैच को लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, हमारा जो DRG ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कोर्स में जाना है, और कोर्स में आपको लक्ष्य बैच जो है देखने को मिल जाएगा। आप कोर्स में जब जाएंगे, लक्ष्य बैच मिलेगा तो उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे पे करके फ़ोनपे, पेटीएम, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करके आप लोग जो है पे आउट कर सकते हैं। और वहाँ पर जब भी आप ऐप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये परचेज वाला। परचेज वाले सेक्शन में जाके जब परचेज कर लेंगे, खरीद लेंगे, तो परचेज वाले सेक्शन में जा करके अपनी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जिसको लेना वो ले सकता है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। क्वेश्चन विजुअल है सभी को? क्या कह रहा है भाई? हिंदी की सबसे छोटी इकाई बताइए क्या कहलाती है? बढ़िया क्वेश्चन, सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। हिंदी की सबसे छोटी इकाई जो है क्या कहलाती है? जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। हिंदी की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी वर्ड कहलाती है। तो बी ऑप्शन आते हैं यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे। देखो, हिंदी की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, क्योंकि और जो वर्ड होते हैं याद रखिएगा, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, स्वर बिना दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, सभी को पता है। स्वर आपके 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा भाई? बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा भाई? चलिए सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? तपस्वी का तपस्विनी होता है, बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन जो तपस्विनी दिया गया यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। आचार्य शब्द का पुल्लिंग बताइए क्या हो जाएगा? आचार्य शब्द का पुल्लिंग बताइए क्या हो जाएगा भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। आचार्य शब्द दिया गया है तो इसका पुल्लिंग आचार्य होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला। ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रखी है, इसमें एक वचन बताइए क्या हो जाएगा भाई? पुस्तक रखी है, इसमें बताइए वचन बताइए क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब जो देते हैं भाई। देखिए, पुस्तक रखी है, देखो पुस्तक, एक ही पुस्तक रखी है, ऑब्वियसली बात है, पुस्तक रखी है नहीं, ये पुस्तकें रखी हैं, ऐसे भी नहीं लिखा है। पुस्तक रखी है सिंपल सा है, तो एक वचन में आ जाएगा। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का यूज किया गया भाई? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो कर्ता ने कार्य किया है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर शिक्षक ने, तो आपका कर्ता कारक हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर साथियों बी जवाब दे रहे हैं वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम के टोटल भेद कितने होते हैं? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के टोटल साथियों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक आपका अन्य पुरुष होता है। तो 3 भेद साथियों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया बच्चा, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं भाई? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? विशेषण शब्द दिया गया है, इसके मुख्यतः जो भेदों की संख्या है, आप साथियों याद रखिएगा, इसके मुख्यतः भेद आपके 4 होते हैं।
कितने होते हैं भाई आपके? 4 होते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया साथियों आपके 4। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, देखो याद रख लो भाई, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, प्लस आपका परिमाणवाचक होता है, ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक होता है। इसके अलावा आपका सार्वनामिक विशेषण होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सार्वनामिक, ये इतने याद रखिएगा। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है भाई? विशेषण जो है आपका कौन सा नहीं है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। विशेषण पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो 8 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, नमक शब्द की बात करते हैं तो ये जो आपका विशेषण नहीं है। नमक शब्द की अगर हम बात करते हैं बच्चा तो आपका ये विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द है आपके क्या कहलाते हैं? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन, क्रिया। किसी कार्य के करने या होने का विरोध बोध कराने वाला जो शब्द आपका क्रिया कहलाता है, तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जितने भी साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है भाई? काल क्या कहलाता है? बेसिकली काल, काल की परिभाषा बताइए। क्रिया के घटित होने का समय, तो ऑब्वियस सी बात है काल की अगर हम बात करते हैं तो समय का ही बात होता है भाई। तो क्रिया के घटित होने का समय जो आपका काल कहलाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, क्रिया के घटित होने का समय जो आपका काल कहलाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं भाई। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द बताइए क्या कहलाते हैं भाई? चलिए इसका जवाब जो देते चलेंगे, इसका तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना प्रयुक्त होने वाले जो शब्द आपके बेसिकली क्या कहलाते हैं, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो संस्कृत से अगर बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हो रहे तो यानी कि तत्सम हो जाएगा। अगर परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते तो आपके तत्व हो जाता, बट यहाँ पर बिना परिवर्तन के हो रहा है, तो साथियों तत्सम यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि भाई निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो भाई। तद्भव शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। तद्भव शब्द का चयन करते हुए चलना है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? तद्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राम तत्सम है, अश्रु तत्सम है, सूर्य तत्सम है, माथा। माथा शब्द की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो माथा शब्द तद्भव है जिसका तत्सम मस्तक होता है। ठीक है, जिसका तत्सम क्या होता है भाई? मस्तक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ग्राम का गांव तद्भव होता है, अश्रु का आंसू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, समान अर्थ बताने वाले शब्द बताइए क्या कहलाते हैं भाई? समान अर्थ बताने वाले शब्द बताइए क्या कहलाते हैं? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? समान अर्थ बताने वाले जो शब्द हैं वो बेसिकली आपके समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, समानार्थी कहलाते हैं या पर्यायवाची कहलाते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया समानार्थी पर्यायवाची, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, अग्रज शब्द का सही विलोम बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, अग्रज शब्द का सही विलोम बताइए क्या हो सकता है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। अग्रज शब्द का जो विलोम है आपका क्या हो सकता है? चलिए, अग्रज की अगर हम बात करते हैं तो उसका विलोम आपका अनुज होता है। बिल्कुल सही बात है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर अनुज जवाब दिया साथियों, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथियों ने अनुज जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए एक मिनट रुकिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, धन शब्द का तात्पर्य बताइए क्या होता है भाई? धन शब्द का तात्पर्य बताइए क्या होता है? चलिए, धन शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य बताइए क्या होता है भाई?
धन की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो धन शब्द का तात्पर्य अर्थ होता है। क्या होता है भाई आपका? धन का तात्पर्य आपका साथियों अर्थ होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जबकि अंक का मतलब गोंद होता है, भाग होता है, अध्याय होता है। स्वार्थ मतलब अपना स्वार्थ में हम लोग अपना हित देखते हैं ना भाई। कोश मतलब क्या होता है? खजाना होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, और वाक्यांश के लिए एक शब्द देखिए, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा बताइए क्या कहलाती है? चलिए, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो है आपकी क्या कहलाती है? तो भैया याद रखिएगा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो है आपकी आत्मग्लानि आत्मकथा। तो आत्मकथा कहलाती है, बिल्कुल सही बात है भाई। आत्मकथा जो है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा कहलाती है। आत्मग्लानि मतलब होता है किसी अपराध के बोध में होने वाली जो ग्लानि होती है, जो खुद को ग्लानि होती है, वो आत्मग्लानि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अन्न दिया गया, अन्य दिया गया। एक अन्न है, एक अन्य है, तो दोनों का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, तो अन्न का मतलब अनाज होता है और अन्य मतलब दूसरा होता है, ठीक है। तो अनाज और दूसरा, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी साथियों ने ये जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। निर्गुण, निर्गुण शब्द है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा भाई? निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। निर्गुण शब्द की अगर हम बात करते हैं, तो निर उपसर्ग, यहाँ पर निर में हलंत लगा लो, थोड़ा सा सही कर लो भाई। निर का यूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है खिलौना शब्द में मूल शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई? खिलौना दिया गया है, इसमें मूल शब्द जो है क्या होता है? तो खिलौने की अगर हम बात करते हैं बच्चा, खिलौना में मूल शब्द आपका खेल होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, खेल आपका मूल शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि में किसका मेल होता है भाई? स्वर संधि में मेल किसका होता है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही बात है भाई। स्वर संधि की अगर हम बात करते हैं, तो स्वर संधि भाई स्वरों का मेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। व्यंजन में व्यंजन और स्वर का मेल होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन होता है, कुछ भी हो सकता है, बट स्वर में स्वर का ही मेल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कहाँ जाना है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है भाई? उन्होंने कहाँ जाना है, इसमें अशुद्धि बताइए। देखिए, उन्होंने के स्थान में उन्हें कहाँ जाना है, ये होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर अगर अशुद्धि की बात करते तो ये कैसा है? उन्होंने क्या है भाई? सर्वनाम है, तो कह सकते हैं यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जितने लोगों ने जवाब दिया करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समासिक पदों को तोड़ना क्या कहलाता है भाई? समासिक पदों को तोड़ना जो आपका क्या कहलाता है? सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? चलिए भाई, समासिक पदों की अगर हम बात करते हैं, तो तोड़ना जो आपका क्या कहलाता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई आपका समास विग्रह, ठीक है। समासिक पदों को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, जैसे आजीवन मतलब जीवन भर, ठीक है। देवालय मतलब देव प्लस देवालय, देवों का घर, देवालय देव का आलय, तो ये समास विग्रह होता है। कर्मवाच्य में प्रधानता बताइए किसकी होगी भाई? इसी इजी क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। कर्मवाच्य में जो प्रधानता आपकी किसकी होती है? सब लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हुए। कर्मवाच्य की अगर हम बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, कर्म की प्रधानता होगी। तो जितने लोग यहाँ पर कर्म जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं भाई? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण जो है बेसिकली आपका कोई भी जो है बेसिकली परिवर्तन नहीं होता है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? देखते हैं भाई। तो भैया यहाँ पर अगर देखते हैं भाई, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो बेसिकली अव्यय कहलाएंगे। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला साथ यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भाई?
एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा भाई। चलिए फटाफट जवाब जो देते चलेंगे भाई। एक पंथ दो काज का मतलब होता है भाई एक ही काम पर दो से लाभ होना, ठीक है, एक ही काम पर दो से लाभ होना। तो जितने यहाँ पर जवाब दिया साथी ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी युग्म, देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी युग्म की नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी भाई, कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट। चारों ऑप्शन देखिए और सब लोग बताते हुए चलेगा भाई। चलिए फटाफट जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, एक कल्याणी नदी, ठीक है। कल्याणी नदी की अगर हम बात करते साथियों, ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं है। गोमती नदी हो गया, सॉरी यहाँ पर केन हो गया, बेतवा हो गया, चंबल हो गया, ये सब इसके जो है बेसिकली यमुना नदी की सहायक नदी है। बट कल्याणी नदी की बात करते ये जो है यमुना की सहायक नदी जो है नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर के मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डॉट 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 के संग्रहालय में संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 सभी लोग फटाफट बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों सारनाथ। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है सारनाथ, वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी भाई। तीसरी बौद्ध परिषद जो आपका किस शहर में आयोजित किया गया था, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तीसरी बौद्ध परिषद की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे याद रखिएगा ये आपका जो है पाटलिपुत्र में, कहाँ पे भाई, पाटलिपुत्र में बेसिकली आयोजित किया गया था। जितने लोगों ने यहाँ पर पाटलिपुत्र जवाब दिया है वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर देखो, चार बौद्ध जो है संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। जो तीसरा वाला होता है आपका ये पाटलिपुत्र में होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो आपकी किस वर्ष हुई थी। चलिए सब लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। अगर हम बात करते हैं भाई भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना जो बेसिकली आपकी कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई। जितना यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है देखो 1935 में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई। तो कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसकी स्थापना जो कोलकाता में, इसका मुख्यालय जो कोलकाता बनाया गया था। बाद में 1937 में इसका जो मुख्यालय है मुख्य रूप से स्थायी रूप से जो है मुंबई को कर दिया गया। 1949 में जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये चीज़ें याद रखिएगा। इसी को केंद्रीय बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक भी इसको बोला जाता है। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चेमनचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के नर्तक हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 55 दिया गया है, किस नृत्य के नर्तक हैं, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये बेसिकली जो है आपके कथकली, ठीक है। कथकली किस राज्य का है, केरल राज्य का, ये भी याद रखिए। केरल राज्य का एक मुख्य शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो है बेसिकली नर्तक है चेमनचेरी कुन्ही रमण नायर। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है भाई। नागरिकता से संबंधित भाग बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। कौन सा पार्ट जो आपका नागरिकता से संबंधित है, तो भैया नागरिकता मैंने कई बार आपको पढ़ाया था। अनुच्छेद नंबर भाग नंबर आपका 2, अनुच्छेद की बात करते हैं 5 से 11 तक का, ठीक है। नागरिकता से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा भाई। भारत के संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर देखिए और सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत डॉट 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 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने की जो है
निर्धारित नियोजित नहीं किया है, मतलब कितने साल से कम अगर बच्चा होगा तो जो है वो बेसिकली किसी कारखाने में काम नहीं कर सकता है, तो याद रखिए 14 वर्ष से कम बच्चा होगा, ठीक है। जितने यहाँ पर जवाब दिया 14 वर्ष से कम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई, ध्यान से देखिए। एक मिनट रुकिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है भाई, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से जो संबंधित है भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 55, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 55 की अगर हम बात करते हैं तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे भाई, उपसभापति जो आपके कौन थे, सभी लोग बताते हुए चलिएगा भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। 59 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। एम अनंत संयम अयंगर, ठीक है। जितने यहाँ पर जवाब दिया एम अनंत संयम अयंगर पहली लोकसभा के उपसभापति थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1952 से लेकर के 1956 तक थे जो ये आपके उपसभापति, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, इसके अलावा 62 से लेकर के 67 तक बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो है 66 जो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 66 जो है आप सभी को बताते हुए चलना भाई किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 जो है बेसिकली आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव इससे संबंधित है। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया साथी ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। सीरिया की राजधानी बताइए क्या है भाई, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सीरिया की राजधानी जो आपकी बताइए क्या है भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दमिश्क, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है दमिश्क, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है भाई, म्यांमार की मुद्रा फटाफट बताते हुए चलिएगा कौन सी है, फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा। म्यांमार की मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्यात, क्यात जो है बेसिकली म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। नायरा जो है नाइजीरिया की है, नायरा जो दिया गया आपका नाइजीरिया की मुद्रा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। रियाल ईरान की मुद्रा है, क्रोन की बात करते हैं तो नार्वे की मुद्रा है, ये नार्वे की आधिकारिक मुद्रा है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा भाई, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो आपका कौन सा है, 63 है। सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन नाइजीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो कह सकते हैं अधिक आबादी वाला देश आपका नाइजीरिया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में जो उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है भाई। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है 64, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो 64 का जो सही उत्तर आपका क्या है भाई, कनाडा, ठीक है। उत्तर अमेरिका में जो है कौन सा देश जो वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के प्रतिशत के रूप में जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो कनाडा साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन नहीं दिख रहा, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया है जमैका लिखा, बट यहाँ पर बी ऑप्शन तरीके से कनाडा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है भाई, कौन सी नदी जो आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। चलिए सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो बंगाल की खाड़ी में जो आपका नहीं गिरता है नर्मदा नदी,
नर्मदा नदी की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ी थी भाई, लड़ाई में सम्मिलित थी? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, छाछड़ दिया गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, छाछठ का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बाल विवाह। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर बाल विवाह जवाब दिया है वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? 67 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 1972, 2 जुलाई 1972 ईस्वी में जो है भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है भाई? चलिए, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को जो है क्या कहा जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं भाई? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथियों ने डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 69 है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। तो याद रखिए भाई, यहाँ पर युग्मज जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे युग्मज बोलते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया साथियों युग्मज, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, युग्मज। अगला क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर कितने प्रति मिनट होता है भाई? प्रति मिनट जो है कितने धड़कन के बीच में होता है? तो जो आराम करने वाले व्यक्ति होते हैं 72 से 80 होता है। ठीक है, 72 से 80 होता है। 60 धड़कन प्रति मिनट से अधिक होने पर जो है मतलब ये मान के चलिए भाई 100 जो धड़कन प्रति मिनट है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर, जब दौड़ेगे कूदोगे भागोगे उससे तो अधिक हो ही जाएगा, बट जो नॉर्मल आराम करने वाले होते हैं उनका 72 से 80 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक क्या कहलाते हैं भाई? यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो पहले गर्म किया जाए, गर्म करने के बाद कठोर हो जाते हैं, कठोर करने के बाद उनको जो है बेसिकली नर्म नहीं कर सकते हो, ऐसे प्लास्टिक जो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई आपके? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर जो है मूत्र विसर्जित करता है भाई? एक सामान्य जो वयस्क इंसान होता है सामान्य रूप से जो है एक 24 घंटे में जो है 1.8 लीटर मूत्र का जो है विसर्जन करता है। तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 95% जिसमें आप सभी को पता है मूत्र में जल होता है, 2% जो है आपका लवण होता है, 2.7% यूरिया होता है, 0.3% जो आपका यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए भाई, कभी कभी एक पेपर में क्वेश्चन बनता है कि मूत्र का जो रंग है कभी कभी हल्का पीला क्यों होता है? तो उसमें एक वर्णक होता है यूरोक्रोम, उस वर्णक की वजह से जो है कभी कभी मूत्र का रंग जो है बेसिकली पीले, हल्के पीले कलर का होता है। मूत्र का पीएच मान के पेपर में आता है भाई, तो मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, छोड़ दिए। 1943 में विटामिन की का आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था विटामिन की का आविष्कार किसने किया था। नोबेल पुरस्कार जो है किसको मिल चुका है इसके लिए? इसका जवाब जो देते चलेंगे भाई 74 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? विटामिन के की खोज जो है एडवर्ड डोइजी और हेनरिक डैम। ठीक है, डोइजी और हेनरिक डैम, पूरा नाम था एडवर्ड डोइजी और हेनरिक डैम, इन्होंने जो है मिलकर किया था। इनको जो है 1943 में नोबेल पुरस्कार मिला था विटामिन के की खोज के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नेथ्रोक्विनोन। ठीक है, या फिलोक्विनोन बोलते हैं इसको, इसका रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास, इस पुस्तक के लेखक होते हैं, एक पुस्तक आपके पेपर में भाई 100% आता ही आता है, तो इस पुस्तक के लेखक होते हैं कौन है? इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस, इसके लेखक जो आपके बेसिकली कौन है? तो भैया इसके लेखक जो आपके के शंकरन नायर है। कौन है भैया? इसके लेखक के शंकरन नायर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला साथियों जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। एक और क्लास जो आप सभी की अगली क्लास में आप लोग फटाफट आ जाइएगा,
लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके अगली वाली क्लास में जो आप सभी लोग आ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये वाली क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो है आप बता सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।